हेलो प्यारे साथियों, आपसे कुछ स्वागत है आपके अपने चैनल ए क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों से आप लेकर आए क्लास 12th का हिंदी का गद्य चैप्टर का 9वां पाठ, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। दोस्तों हमने इससे पहले 8 गद्य का पाठ और पूरे काव्य खंड का पाठ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व दोस्तों हम दे चुके हैं। ये सभी तैयारी 2025 के बच्चों के लिए हो रहा है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार से वीडियो के अंदर बने रहिएगा और पूरा सॉल्व देखेंगे यहाँ पे कि प्रगीत और समाज से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं। तो कौन है? मोहन राकेश। दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 2 है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 24 जुलाई 1927 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही है। सवाल 3 की बात करेंगे। सवाल 3 है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो वाराणसी में। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 4 है कि नामवर सिंह के माता पिता का दोस्तों क्या नाम था। तो मनरूप देवी इनके माता का नाम था। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। सवाल नंबर 205 देखते हैं। सवाल 5 है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन बी सही है। सवाल 6 की बात करें। नामवर सिंह ने पीएचडी किस वर्ष किस विषय पर की थी दोस्तों। तो हिंदी पे, है ना। इन्होंने हिंदी में दोस्तों पीएचडी करके रखा है। ठीक है। सवाल 7 है कि नामवर सिंह ने पीएचडी कब और कहाँ से की थी। तो 1956 ईस्वी में बीएचयू से। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 8 की बात करेंगे। सवाल 8 है कि नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था दोस्तों। तो 1970 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। सवाल 9 की बात करें कि नामवर सिंह जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आलोचना के मुंह से इनके ऊपर इसको क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों मिल चुका है। सवाल 10 की बात करें। सवाल 10 है कि नामवर सिंह को आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता क्या है। तो कविता और राजनीति का आलोचनात्मक तनाव भर द्वंद्वात्मक संतुलन। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 11 कि नामवर सिंह का अध्ययन कैसा है दोस्तों। तो विस्तृत और गहन। ऑप्शन बी सही है। सवाल 12 की बात करेंगे कि नामवर सिंह पेशे से क्या थे। तो एक हिंदी शिक्षक थे ये। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही है। सवाल 13 कौन देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन दोस्तों बी सही है। ठीक है। सवाल 14 की बात करेंगे। सवाल 14 है कि साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में नामवर सिंह किसके शिष्य रह चुके हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन बी सही है। सवाल 15 कौन रविंद्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती में हिंदी के आचार्य रह चुके हैं दोस्तों। तो त्रिलोचन जी। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 16 की बात करें। सवाल 16 जो है किस पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। तो छात्र और छात्राओं पर। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल दोस्तों 17 की बात करें। सवाल 17 जो है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती किन कविताओं की ओर मिलती है। तो है मुक्ति बोध, है ना जी। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 18 है प्रगीत धर्मी कविताएं सामान्य समझ के अनुसार किसकी अभिव्यक्ति मात्र है। तो नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों की। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 19 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो एक प्रगीत काव्य थे। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 20 की बात करते हैं। सवाल 20 है किसमें मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। तो वो होता है प्रगीत और काव्य में दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 21 की बात करेंगे। सवाल 21 है कि कौन गीति काव्य है ना जी।
तो आधुनिक कविताएं जितनी भी है उस क्या एक प्रकार का गीति काव्य। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। सवाल 22 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत रहती थी, तो आधुनिक कविताओं से। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 23 की बात करेंगे। सवाल 23 है कि यूरोप में कैसी कविताओं का चलन अधिक था दोस्तों, तो मुक्ति बोध का। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 24 है कि लोगों को कैसी कविताएं पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो लंबी और छोटी दोनों कविताएं हैं। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 25 की बात करेंगे। सवाल 25 है कि राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास किसकी रचना है, तो वो है त्रिलोचन जी। क्या? ऑप्शन बी सही है। सवाल 26 प्रगीत और समाज पाठ में प्रसाद जी की किन कृतियों के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो पेशोला की प्रतिध्वनि के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 27 की बात करेंगे। 27 है कि एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए किसकी आवश्यकता थी दोस्तों, तो वो है मुक्तिबोध की कविताओं की। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 28 है कि प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं किन कारणों से काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है, तो वो है अपनी सामाजिक अर्थवत्ता से। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 29 है कि मुक्ति बोध में किस प्रकार की कविताएं होती है, तो लंबी और छोटी दोनों दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 30 मुक्ति बोध का समूचा काव्य मूलतः कैसा है, तो आत्मपरक है तीव्रतम रूप में। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 31 कि मुक्ति बोध की शक्ति क्या है, मुक्ति बोध की शक्ति क्या है, तो सवाल 31 का जो दोस्तों आंसर है वो है आत्मपरक तथा भावमयता। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 32 जो है, सवाल 32 की बात करेंगे। सवाल 32 है कि आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध कविताओं को क्या प्रदान करती है, तो वो दोनों गति और ऊर्जा दोनों प्रदान दोस्तों करती है। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 33 की बात करें। सवाल 33 है कि मुक्तिबोध कविताओं की गति और ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो वो है काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 34 है कौन नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनि करता है, तो वो है प्रबंध काव्य। ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सॉरी ऑप्शन सी सही इसका होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। सवाल 35 है कि किस कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है, तो वो है प्रगीत धर्मी में। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 36 की बात करेंगी। सवाल 36 है कि त्रिलोचन जी ज़्यादातर कैसी कविताओं को लिखे हैं दोस्तों, है ना जी, तो वो लिखे हैं सानट और गीत, है ना, सानेट और गीत। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 37 कि जीवन जगत और प्रकृति के रंग बिरंगे चित्र किसके काव्य संसार में मिलते हैं, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा त्रिलोचन जी के कविताओं में। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 38 उस जनपद का कवि हूँ यह किसकी रचना है, तो त्रिलोचन जी का दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 39 तन गई रीढ़ किसकी कविता है, तो नागा अर्जुन का दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो का अंत बने रहिएगा इस प्रकार से। सवाल 40 है कि गीतों ने किसको बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है, तो वो है जनमानस की, है ना जी, जनमानस को दोस्तों बदलने में बहुत भूमिका बड़े क्या कौन, गीत। सवाल ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 41 है सवाल 41 है सवाल 241 जो है वो है कि विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का डॉट मात्र नहीं है, तो वो क्या है, अर्नी रोदन नहीं है। ऑप्शन सी सही है। सवाल 42 रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो वो है तुलसीदास का। ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 43 की बात करें। सवाल 43 जो है कि विनय के पदों में क्या व्यक्त हुई है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है पूरे युग की वेदना। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 44 है कि किसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नई
प्रगीतात्मकता का ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा जी, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 45 है कि प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कब हुआ, तो वह 20वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी सही है। सवाल 46, प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में किस उत्थान के साथ हुआ दोस्तों, तो वो है रोमांटिक, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 47 जो है कि काव्य रूप में सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को किसने लिखा, तो लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 48 की बात करेंगे। सवाल 48 जो है कि किसकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी, तो वह रोमांटिक प्रगीत में, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल दोस्तों 49 की बात करें। सवाल 49 है कि आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ का आधार क्या है, तो वह है समाज के विरोधी व्यक्ति, ऑप्शन डी सही है। सवाल 50 कि मैथिली शरण गुप्त ने कैसे काव्य लिखे हैं, तो प्रबंधात्मक काव्य, ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 51 की बात करें। सवाल 51 जो है कि प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या है, तो एकांत संगीत और अकेले कंठ की पुकार, यानी दोनों है, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 52, लेकर सीधा नारा कौन पुकारा किसकी कविता है दोस्तों, तो यह है शमशेर जी का, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 53 की बात करें। सवाल 53 है लेकर सीधा नारा कविता कब लिखी गई थी, तो 1941 ईस्वी में, ऑप्शन दोस्तों बी सही है। सवाल 54 जो है कि लेखक को शमशेर जी के मुख से कविता सुनने का सौभाग्य कहाँ प्राप्त हुआ था, तो काशी में, ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। सवाल 55 की बात करें। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह किसके वाक्य का भाव है दोस्तों, तो थियोडोर एडोनो का, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 56 की बात करेंगे कि प्रगतिवाद ने सांसद की स्थिति से उबरने का कौन सा उपाय सुझाया था, तो वो है अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 57 की बात करें। सवाल 57 जो है कि यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है, यह किसके शब्द हैं दोस्तों, तो यह है रघुवीर सहाय का, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 58 किसमें अतिकथन से अधिक शक्ति होती है, तो वो मितक धन में, ऑप्शन बी सही है। सवाल 59 जो है कि ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी होती है, तो क्या होता है, गर्म होती है ना जी, मतलब कहा गया है, ऑप्शन डी सही होगा कि ठंडी स्वर की जो तासीर होता है ना, कभी कभी वो भी काफ़ी गर्म होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखोगे। सवाल 60 है कि उसका हाथ किसकी कविता है, तो यह है केदारनाथ सिंह का, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 61 जो है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किसके कविताओं की पंक्तियां हैं, तो वह है शरद बिलौर की, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 62 कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 63 दोस्तों, और ये लास्ट सवाल है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो जैनपुर में, ऑप्शन दोस्तों ए सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पाठ का कुल 63 सवाल का देखा है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से पूरे वीडियो के अंदर बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत समीप आ चुका है। तो आप इसी प्रकार से पूरे हिंदी का दोस्तों गद्य और काव्य खंड का सवाल को मिल जाएगा, जाकर देखिए वहाँ से दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।